आपने भाग एक सुना। उसमें आपने जाना कि कैसे पम्मी की मुलाकात चंदर से हुई और डॉक्टर शुक्ला ने जो खत लिखा था वो खत पम्मी को दिया। पम्मी को खत मिलने के बाद चंदर को उसने पहचान लिया कि आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। और उसके बाद पम्मी चंदर को घर पे अंदर बुलाती है। अब शुरू करते हैं भाग दो, गुनाहों का देवता, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पैंट जिसके दो गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होंठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पैंट। वह आई, निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होंठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी और चाहे कुछ ना हो कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर्जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली अंगुलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट ना कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी ना कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश ना हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर वह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए ये मेरे भाई कैसे हैं, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक विशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सीलोन गए थे। वो लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छी नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। ये गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी अंगुलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े।
वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है, ये दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर, जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोने में 4 मेजें लगी हुई थी, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी भी किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताजुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रेनॉली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौसाम्बी की खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वे अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाइयत अपनानी पड़ी। ये मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे हमारे खानदान के अटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही ये जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि वह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थीं और तेज इतनी कि 1 घंटा में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुक कर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा, अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कुछ कागज उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताजुब है, आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ, सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का शौक नहीं मुझे। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने कहा। मैंने कहा ना, किताबों का मुझे कोई शौक नहीं, पम्मी बोली। और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही, मैं और बर्टी। सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफ़ी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं।
कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं, आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस ना हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते। अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस डिक्रूज, नहीं। आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत ना समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था, और पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुणा स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ रहा और बोला, मैं कितना भागा हूँ, कितना भागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन देख ना ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जेंट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था ना पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धस गई और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भरा आया। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थीं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की उंगली चटकाटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्ची की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है, और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि उसके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है।
अगर एक फूल के खूबसूरत होने के आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैस उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना, अच्छा। कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना है। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना, कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुंचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली की झाड़ में टहनियां हटा हटाकर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और सहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरे के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीचे फूलों की जंगली लतरें उलझी रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वे किसी भी बाहरी आदमी तक सीमित थीं। उन्हें सायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थीं और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थीं। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने को आदी हो गई थी। क्लास की इस महाविनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छाह में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छां में हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने कुत्ते को पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनाया है, ये सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थीं और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थीं, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर ना होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा
जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सूर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुने गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थीं, और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी की ओर, प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंस कर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तो जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो देखें लतर में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए, उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्टा करके वह बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, वाई टॉक अबाउट गांधी? आई डोंट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उबालकर झल्ला गईं और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कुहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का सारा साग, खा खाकर मोटे हों मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दे दिया। मिस उबालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उबालकर ने देख लिया। वह समझ गई ये शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उबालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है? खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन्न। मिस उबालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उबालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है तो वे चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उबालकर गुस्से से नीली पड़ गईं। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा तो पहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे घोड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा
मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काहे हो जाता था, और जहां जहां बादलों से छानकर धूप बरसने लगती थी वहां वहां घास सुनहरी धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसता था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उस वेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाब गाहों में कहाँ, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमिन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुफ्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोस बादलों को ना देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे! सुधा ने चीख कर कहा और उड़ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है, किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को शादी ब्याह के झंझट में ना फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या है। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही ना करूं, हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुरा कर बोली, अरे अब ऐसी भोली भाली नहीं हो रानी तुम। ये सवाब, ये उठान और ब्याह नहीं करोगी, जोगन बनेंगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर की, मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है, ब्याह नहीं होता तो लेट कर बादल देखती है, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मगनी कब होगी तेरी? मगनी क्या किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। यीशु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजाद भाई हैं ना, तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर ये सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों? गेसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह। क्यों गेसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती, और घर से बुआ एक लंबा सा सोटा लेकर गालियां देती हुई आती। जहां वह किनारे पर पहुंचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ। मैं तो निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को। ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं।
इधर बहुत दिनों से आए ही नहीं, वे आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बहुत प्यारी, बहुत मजे की है, उसे देख कर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहाँ आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई, अब बैठो यहीं, बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगे? हाजिरी कट ही गई, अब बैठो यहीं, बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गिसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोही अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत। बेहद झेप कर और फाइल में मुंह छुपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, कौन ये ले रहा अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक हृदय तेरगी और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने कहा, हृदय तीरगी के माने अंधेरे की चादर और ख्वाबे कायनात के माने है जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक हृदय तीरगी है और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तू तो अब खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा, चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाए। यह ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा, वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे जाएगी, अभी घंटा भर है, घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलेपर लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर ना हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटों के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छाह में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोसिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थीं। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा उसका एक पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहा कर उठी थी क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियां उनको सुनहली रहरे समझकर अठखेलियां कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी ना कहकर फिर अपनी क्रोसिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वे बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया, सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोसिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता, काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ, देनी तो है, तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे, अभी कोई ये तो नहीं है कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना। बस सुबह से बैठा रहे, अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा।
तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंस कर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोसिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चढ़ाएंगे तो पूजा करेंगे, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वही घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो? पागल। हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है, अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंस कर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को केसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह